हेलो बच्चों। तो हम पार्ट 2 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ आ चुके हैं, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली होता क्या है, इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल के साथ समझेंगे। सपोज़ हमने एक मेटल के रॉड को लिया। आप इस डायग्राम को गौर से देखिए। हमने यहाँ पे जिंक रॉड लिया है, तो एक मेटल का रॉड लेना है और उसको क्या करना है, उसी मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कर देना है। जैसे जिंक रॉड को लेटर से मैंने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया। ये सॉल्ट ऐसा होना चाहिए जो पानी के अंदर सॉल्युबल हो, 100% सॉल्युबल हो। तो अगर हम किसी मेटल रॉड को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं, तो डिप करने के बाद ऐसा देखा जाता है कि आफ्टर सम टाइम इस रॉड पे या तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाता है या तो इस रॉड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब रॉड पे अगर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा तो सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। कैसे, उसकी बात हम करेंगे। और अगर रॉड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू होगा तो सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप होना शुरू होगा। तो बिकॉज ऑफ द चार्ज सेपरेशन, जैसे अगर मैं यहाँ पे ही बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि आफ्टर सम टाइम इस मेटल के रॉड पे कुछ चार्ज अपीयर होना शुरू हुआ है और उसी के करस्पॉन्डिंगली सॉल्यूशन में भी ऑपोजिट चार्ज आपका जनरेट हुआ है। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेपरेशन की वजह से इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हो जाता है। और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब ये कैसे होता है उसकी बात करते हैं। देखिए क्या देखा गया है कि जैसे ही जिंक रॉड को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में आप डिप कर देते हो, इमेजिन कीजिए कि ये जो आपका जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है उसकी मोलारिटी है 1 मोलार। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि अगर ये सोल्यूशन के अंदर जिंक सल्फेट की मोलारिटी 1 मोलार है तो इसका क्लियर मतलब ये है कि Zn+2 का कंसंट्रेशन किसके बराबर है, सल्फेट आयन के कंसंट्रेशन के बराबर है। राइट, मतलब Zn+2 और सल्फेट आयन इनिशियली क्या है, रिएक्शन से पहले दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है सोल्यूशन में। मतलब इनिशियली हमारा जो सोल्यूशन है वो ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल है। तो इनिशियली आपका सोल्यूशन न्यूट्रल है। ठीक है, अब देखो क्या होता है। जैसे जिंक रॉड को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन के कांटेक्ट में आप लेके आते हैं ना, क्या देखा गया है कि धीरे धीरे जिंक के जो एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना शुरू कर देते हैं। मतलब जिंक एटम क्या करेगा, रॉड का इलेक्ट्रॉन को लूज करके Zn+2 में कन्वर्ट होगा। अब Zn+2 आयन है तो ये कहाँ जाएगा बच्चों, सोल्यूशन के अंदर चला जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन में तो जाएगा नहीं, वो कहाँ पे रहेगा, उस रॉड के अंदर ही रहेगा। तो क्या यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे बहुत सारे जिंक के एटम इस रॉड से ऑक्सीडाइज होते चले जाएंगे, वो धीरे धीरे Zn+2 में कन्वर्ट होते चले जाएंगे और Zn+2 आपका सोल्यूशन में एंटर करेगा। इनिशियली हमने देखा कि सोल्यूशन तो न्यूट्रल था, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज था। बट जिंक एटम के ऑक्सीडेशन की वजह से जो Zn+2 बन रहा है वो तो सोल्यूशन में जा रहा है, और उसके जाने की वजह से सोल्यूशन के अंदर टाइम के साथ साथ क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आपका डेवलप होना शुरू हो जाएगा। सो बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ Zn+2 which is going inside the solution, it will acquire positive charge। और सिंस ये जो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे रिलीज हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ पे रह जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन आपका बच्चों इस रॉड पे रह जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो हमारा एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज बिल्ड हुआ है कहाँ पे, सोल्यूशन के अंदर, और इसी के करस्पॉन्डिंगली नेगेटिव चार्ज आपका डेवलप हुआ है कहाँ पे, उस मेटल रॉड के पास। ठीक है, अब चार्ज के सेपरेशन की वजह से यूजुअली क्या होता है, एक पोटेंशियल
डिफरेंस जनरेट होता है। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द सॉल्यूशन एंड द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द मेटल रॉड, देयर इज समवॉट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बिटवीन द सॉल्यूशन एज वेल एज द मेटल रॉड, and this potential difference is known as electrode potential। तो आप देख सकते हैं कि आफ्टर सम टाइम मैंने क्या दिखाया है, रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, और उसी चार्ज के सेपरेशन की वजह से इन दोनों के बीच में, किन के बीच में, मेटल रॉड के बीच में और उसी के सोल्यूशन के बीच में, ये जो सॉल्ट का सोल्यूशन रखा है उसी मेटल का और ये जो मेटल रॉड रखा है, दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो चुका है, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को बच्चों हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, वो किसकी वजह से हुआ है, मेटल एटम के ऑक्सीडेशन की वजह से हुआ है। मतलब आप देख सकते हैं कि मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, मतलब मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जब कभी भी किसी सॉल्यूशन और मेटल के रॉड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, तो हम उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बच्चों कहते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब क्या है कि अगर कभी भी ये पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने कैलकुलेट किया है, कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में जो सेपरेशन आया है, उससे जो डिफरेंस आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, उसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा गया। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा बना है, अगर ये इलेक्ट्रोड, ये जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, अगर ये मेटल एटम के ऑक्सीडेशन की वजह से क्रिएट हुआ है, तो हम इसको ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम देंगे, क्योंकि मेटल के ऑक्सीडेशन की वजह से ही तो बच्चों रॉड पे नेगेटिव चार्ज आया और सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आया, और उस चार्ज के सेपरेशन की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुई, जिसको हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम दे दिया। तो जब जब आपका मेटल के ऑक्सीडेशन की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस सॉल्ट के सोल्यूशन और रॉड के बीच में क्रिएट होगा, उसको हम ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम देंगे, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चों, EOP से करते हैं, या फिर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E मेटल टू मेटल N+। यहाँ जिंक की अगर बात हो रही है तो मैं जिंक के रिस्पेक्ट में क्या लिख सकती हूँ, इस ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E ऑफ जिंक टू Zn+2, क्योंकि जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन बच्चों हम यूज़ करते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। अब हम बात करते हैं, लेट अस से हमने कॉपर रॉड को क्या किया बच्चों, कॉपर के सॉल्ट सोल्यूशन में डिप कर दिया। कौन सा कॉपर का सॉल्ट सोल्यूशन हम यूजुअली प्रेफर करते हैं, कॉपर सल्फेट, वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। तो ओरिजिनली अगर आप गौर से देखेंगे तो जैसा कि हमने पिछले वाले एक्सप्लेनेशन दिया कि लेट अस से मैंने यहाँ पे मान लिया कि कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेशन 1 मोलार है, मतलब क्या होगा कि इनिशियली कॉपर +2 और सल्फेट आयन के कंसंट्रेशन बराबर होंगे, क्योंकि ये डिसोशिएट जब करेगा तो 1 मोलार कॉपर +2 भी देगा, 1 मोलार सल्फेट आयन भी देगा। तो ओरिजिनली जितना पॉजिटिव चार्ज है सोल्यूशन में, उतना ही नेगेटिव चार्ज है। अब देखा क्या गया है कि कॉपर रॉड को जब हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करते हैं ना, तो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इस कॉपर के रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है, एंड सोल्यूशन के अंदर धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है। एंड जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन होना शुरू हो जाएगा, उस सेपरेशन की वजह से फिर से क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगी। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम फिर से क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। बट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मेटल के रिडक्शन की वजह से होता है, क्योंकि आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मेटल का रॉड क्या कर रहा है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है, राइट। मतलब यहाँ पे देखिए जो सोल्यूशन है हमारा कॉपर प्लस टू, वो क्या करेगा, मेटल का जो एटम है, जैसे लेटर से ये एक हमारे पास कॉपर का एटम है, उस कॉपर के एक एटम से लेटर से ये कॉपर +2 ने उसके 2 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया।
तो सोल्यूशन के अंदर जो आपका कॉपर +2 आयन है वो क्या करता है, मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके कन्वर्ट हो जाता है, किसके अंदर, कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से ये जो रॉड के अंदर एटम है, जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो बेसिकली ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो धीरे धीरे सोल्यूशन के अंदर क्या आ जाएगा, धीरे धीरे इस रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉपर +2 तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर में कन्वर्ट होता जा रहा है, राइट। तो कॉपर में जब वो कन्वर्ट होता जाएगा तो धीरे धीरे सोल्यूशन के अंदर कॉपर +2 क्या होगा, कम। और कॉपर +2 अगर कम होगा तो इसका मतलब क्या है, सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि ओरिजिनली दोनों बराबर थे, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर था। लेकिन अब धीरे धीरे कॉपर +2 तो कम होता चला गया, तो डोमिनेट कौन करेगा, सल्फेट। और सल्फेट के ऊपर किस तरह का चार्ज है, नेगेटिव। तो उसकी वजह से सोल्यूशन के अंदर किस तरह का चार्ज अपीयर होगा, नेगेटिव चार्ज आपका अपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो सेपरेशन आया है, उस सेपरेशन को जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, उसको एक और नाम से जाना जाएगा, दैट इज रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्यों इसको रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस केस में कहा जाएगा बच्चों, क्योंकि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अराइज हो रहा है वो मेटल के रिडक्शन की वजह से हो रहा है। कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके खुद को रिड्यूस कर रहा है, और उसी के रिडक्शन की वजह से यहाँ पे चार्जेस आपके अपीयर होने शुरू हो चुके हैं मेटल के रॉड के ऊपर एज वेल एज सोल्यूशन के अंदर। तो जब आपका ऑक्सीडेशन की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है मेटल के रॉड एज वेल एज सॉल्ट सोल्यूशन के बीच में, तो हम उसको ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। और जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेटल के रॉड एज वेल एज उसके सॉल्ट सोल्यूशन के बीच में क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ द रिडक्शन ऑफ मेटल आयन, तो हम उस तरह के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या कहेंगे बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल। तो जो बात हमने यहाँ पे कही वही बात हमने यहाँ पे नोट के फॉर्म में लिखा है। रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा, ERP से किया जाएगा। जिस तरह से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम EOP से इंडिकेट करते हैं ना, उसी तरह से रिडक्शन पोटेंशियल को हम ERP से इंडिकेट करते हैं। या फिर जिस तरह से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या हो रहा था, मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा था। जिंक की अगर बात करते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, E ऑफ जिंक टू Zn+2। अब यहाँ पे कौन सा मेटल है, कितना चार्ज उसके ऊपर है, इसलिए वेरिएबल है चार्ज हमारा, तो हमने इसको +n लिख लिया। अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन यहाँ पे कॉपर का हो रहा है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, E ऑफ कॉपर +2 टू कॉपर। लेकिन इन जनरल हम क्या लिखेंगे, Mn+2 मेटल। तो ये हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेशन है रिडक्शन पोटेंशियल एज वेल एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पे मेजर कर रहे थे, किसके बीच में, मेटल के रॉड एज वेल एज उसके सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन के बीच में, अगर ये सारा मेजरमेंट हम 25 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा, 25 डिग्री सेल्सियस विच इज़ रूम टेम्परेचर 298 केल्विन, ये हमारा STP कंडीशन होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में STP कंडीशन आपका रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर ये सारा मेजरमेंट लिया जाए, प्लस जो भी आयन यहाँ रखे हैं सोल्यूशन के अंदर, अगर उनका कंसंट्रेशन 1 मोलार रख दिया जाए, अगर कोई गैस इन्वॉल्व होता, उसका प्रेशर अगर हम 1 बार यूज़ कर लेते, तो हम इस कंडीशन को क्या कहते हैं, STP कंडीशन कहते हैं। तो जब अगर किसी भी मेटल के रॉड और उसके सॉल्ट के सोल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडीशन में मेजर किया जाता है, तो हम उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या कहते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो यही चीज़ लिखा गया है, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन metal rod and its salt solution of concentration 1 molar at 25 degree Celsius and 1 bar is called standard electrode potential। और इसको रिप्रेजेंट हम E0 के साथ करते हैं, मतलब जहाँ जहाँ हमने E लिखा था ना, अब उसके जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, E0 को यूज़ करेंगे।
इसी तरह से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये एक्चुअली में डिपेंड किस किस फैक्टर पे करता है, तो ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहले जो हम सॉल्ट लेते हैं, हम जो सोल्यूशन बनाते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि इसका मतलब क्या है। जैसे मान के चलिए बच्चों, मेरे पास 2 बीकर हैं, दोनों बीकर में हमने आयरन का रॉड रख लिया, दोनों बीकर के अंदर हमने आयरन का रॉड रखा है। अब इस आयरन रॉड को हमें क्या करना है, आयरन के सॉल्ट में ही डिप करना है, और ये भी आयरन को क्या करना है, उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में डिप करना है। तभी तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होगा दोनों के बीच में, उसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे मैंने फेरस नाइट्रेट रखा और यहाँ पे मैंने फेरिक नाइट्रेट रखा। तो फेरस नाइट्रेट और फेरिक नाइट्रेट में डिफरेंस क्या है? फेरस नाइट्रेट जो है बच्चों, यहाँ पे आयरन आपका क्या है, +2 में है, और यहाँ पे आयरन आपका किस में है, +3 में है। मतलब लेफ्ट वाला जो है हमारा बीकर, उसको हम किस कॉम्बिनेशन का कहेंगे, इट इज़ Fe+2 कॉम्बिनेशन, और ये क्या है, आयरन यहाँ पे Fe+3 कॉम्बिनेशन के साथ है। तो यहाँ पे इसके अंदर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होगा इस सॉल्ट के सोल्यूशन के बीच में एज वेल एज मेटल के रॉड के बीच में, जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होता है, लेट अस से मैं उसको E1 ले रही हूँ, और इस सोल्यूशन में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस इस मेटल रॉड और सॉल्ट के सोल्यूशन के बीच में आएगा, लेट अस से मैंने उसको मेजर करके E2 कहा। इवन दो दोनों जगह पे मेटल के एटम, मेटल का रॉड सेम है, लेकिन अगर आयन भी आपका मेटल का डिफरेंट हो गया, तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हम मेजर करेंगे वो आपका क्या होगा बच्चों, अनइक्वल होगा। मतलब कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है रॉड के अंदर, इस रॉड एज वेल एज सोल्यूशन के बीच में, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेटल रॉड को आपने मेटल के किस आयन के कांटेक्ट में रखा है। तो मेटल का और मेटल आयन दोनों के नेचर पे आपका डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू। यहाँ जितना हम पोटेंशियल मेजर करेंगे उतना ही पोटेंशियल आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आयन क्या है, डिफरेंट है। तो ये ध्यान रखेंगे बच्चों सब लोग कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका आयन के ऊपर भी डिपेंड करता है। इवन दो सेम मेटल होने के बावजूद भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू तब तक सेम नहीं हो सकती है जब तक दोनों जगह पे आयन आपका सेम है। दूसरा फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ मेटल प्लस आयन इन द सोल्यूशन। इमेजिन कीजिए यहाँ पे मैंने फेरस नाइट्रेट रखा है, यहाँ पे भी फेरस नाइट्रेट ही रखा है, लेकिन अगर मैं इसका कंसंट्रेशन 1 मोलार ले लूँ और इसका कंसंट्रेशन अगर 10 मोलार ले लूँ, और दोनों का अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालूँ, लेटे से पहले का E1 है, दूसरे का E2 है, तो E1 और E2 अभी भी बराबर नहीं होंगे। इवन दो दोनों जगह पे मेटल का रॉड भी सेम है और दोनों जगह पे अब मैंने आयन भी सेम कर दिया है, लेकिन अगर कंसंट्रेशन आपका डिफरेंट होगा बच्चों, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। और तीसरा है टेम्परेचर। किस टेम्परेचर पे आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उस पे भी आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज़ नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन बेसिकली उस इक्वेशन को कहा जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअली में किस तरह से कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन या कंसंट्रेशन ऑफ आयन आप कह लीजिए एज वेल एज टेम्परेचर के साथ रिलेटेड है, उसके बारे में ये बताता है। तो एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे। वैसे तो ये डेरिवेशन आप लोगों को याद नहीं रखना है क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिसके लिए जस्ट हम लोग यही सजेस्ट करेंगे आप लोगों को बच्चों कि लास्ट में बस इसका फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, बस थोड़ा सा अप्रोच समझ लीजिए कि एक्चुअली में इसको डिराइव किया कैसे जाता है। थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा जी किसके बराबर होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q, जहाँ पे डेल्टा जी को क्या कहा जाता है बच्चों, इट इज़ गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इन एनी कंडीशन।
लेकिन जब डेल्टा जी नॉट की बात करते हैं तो डेल्टा जी नॉट क्या इंडिकेट करता है कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हमारा क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन में है। ठीक है, मतलब जो कंडीशन हम स्टैंडर्ड ले लेते हैं तब जाके यहाँ पे जो डेल्टा जी आप मेजर करते हो, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज आप मेजर करते हो, उसको डेल्टा जी नॉट से इंडिकेट करते हैं। क्यू यहाँ पे क्या है, क्यू को रिएक्शन क्वेश्चन कहा जाता है। जैसे सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है, ए इज इन इक्विलिब्रियम विथ बी। इमेजिन कीजिए इस तरह का एक रिएक्शन है, तो Q का वैल्यू हम किस तरह से लिखेंगे, B का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय A का कंसंट्रेशन, एंड दिस कंसंट्रेशन कैन बी टेकन एट एनी कंडीशन अदर देन इक्विलिब्रियम। मतलब जो भी कंसंट्रेशन B का होगा और जो भी कंसंट्रेशन A का होगा अदर देन इक्विलिब्रियम का हमें यहाँ पे रेशियो लेना है, और Q को हम रिएक्शन क्वेश्चन कहते हैं। नाउ इक्विलिब्रियम पे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी पढ़ते हो कि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी हमारा क्या होता है, ज़ीरो। और डेल्टा जी अगर ज़ीरो है और साथ साथ में रिएक्शन क्वेश्चन आपका क्या होता है, क्यू के बराबर, जहाँ पे के क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी हमारा ज़ीरो है और क्यू हमारा के बराबर है। अगर ये दोनों कंडीशन में यहाँ पे लगा दूँ तो लगाते ही क्या मिलेगा हमें इक्वेशन, हमें यहाँ से मिलेगा क्या, ज़ीरो इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग के मिल जाएगा, राइट। और यहाँ से हमें फाइनली डेल्टा जी नॉट कितना मिलेगा, इट विल बी -2.303 RT लॉग के मिल जाएगा। तो अगर सपोज हमें किसी सेल का डेल्टा जी नॉट दिया है तो हम उस सेल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं, और अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है तो हम उस सेल का क्या करेंगे, डेल्टा जी नॉट निकाल लेंगे, प्रोवाइडेड हमें टेम्परेचर मेंशन किया जाएगा। अगर टेम्परेचर आपको मेंशन नहीं किया जाता है तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड कंडीशन मान के चलना पड़ता है, और आपको टेम्परेचर को 298 केल्विन लेना पड़ता है। नाउ यहाँ देखिए बच्चों, हम यहाँ पे अब डेराइव करेंगे नर्स्ट इक्वेशन को। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, बस ध्यान से समझिएगा। यूजफुल वर्क इज इक्वल टू डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी। अब इसका मतलब क्या है, तो याद कीजिए डेल्टा जी एक्चुअली में होता क्या है। सबसे पहले गिव्स फ्री एनर्जी का मतलब क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी होता है बच्चों द एनर्जी रिक्वायर to do some useful work. It is the energy required to do some useful work। मतलब या फिर आप ये कह सकते हैं किसी सिस्टम के पास कितनी एनर्जी है जिसको यूज़ करके वो कुछ यूज़फुल वर्क परफॉर्म कर सकता है, वही क्या होता है, एनर्जी आपका उस सिस्टम का या उस पर्टिकुलर जगह का क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी होता है। अब यहाँ पे जैसा कि हमने देखा कि इस रिएक्शन के अंदर, याद कीजिए जो कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस लेक्चर के अंदर आप गौर से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने रिएक्शन परफॉर्म किया था, ये रिएक्शन बेसिकली किस तरह का रिएक्शन था बच्चों, स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अगर होती है तो हम डेल्टा जी की वैल्यू कितना कहते हैं, लेस देन ज़ीरो, राइट। और लेस देन ज़ीरो यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, दिस इज डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी अगर आपका लेस देन ज़ीरो है इसका मतलब नेगेटिव है, तो नेगेटिव डेल्टा जी का मतलब क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी में डिक्रीज आया है। अब ये डेल्टा जी जो आपका लेस देन ज़ीरो है, ये इंडिकेट ये कर रहा है कि आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अब इस रिएक्शन में एक्चुअली में हुआ क्या, इस रिएक्शन में हमने देखा कि एक रेडॉक्स रिएक्शन हुआ, एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ, कैथोड पे रिडक्शन हुआ, और उस रिएक्शन की वजह से जितनी भी एनर्जी आपकी प्रोड्यूस हुई थी उस एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवा दिया था। तो बेसिकली जितनी एनर्जी आपकी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है वो कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, आप उस एनर्जी जो केमिकल एनर्जी है, जो केमिकल रिएक्शन की वजह से जो एनर्जी आपकी प्रोड्यूस हुई थी वो तो केमिकल एनर्जी था,
बट आपने उस केमिकल एनर्जी को एंटायरली किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बेसिकली जो हम वर्क परफॉर्म यहाँ पे कर रहे हैं वो कौन सा वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सारा केमिकल एनर्जी एक्चुअली में किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और सिंस आपका रिएक्शन कैसा है, स्पॉन्टेनियस है, तो स्पॉन्टेनियस होने की वजह से डेल्टा जी आपका नेगेटिव है, और नेगेटिव डेल्टा जी क्या इंडिकेट करता है बच्चों, डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी को इंडिकेट करता है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी इज एक्चुअली इक्वल टू यूजफुल वर्क डन। बट कौन सा वर्क डन हम इस पूरे सेल के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क हम परफॉर्म कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिकल वर्क बेसिकली होता क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिकल वर्क हम निकालते हैं चार्ज इनटू वोल्टेज के साथ। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू का मीनिंग क्या है उसको समझिए। अगर हमसे पूछा जाए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, तो हमें पता है बच्चों एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द चार्ज कैरिड बाय अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। बट हमें 1 मोल के बारे में पूछा गया है, तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अवोगाड्रो नंबर। तो अवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रो नंबर, राइट। और जैसे ही अवोगाड्रो नंबर को आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपको यहाँ पे मिलेगा 96500 कूलम। और 96500 कूलम को हम क्या कहते हैं बच्चों, 1 फैराडे कहते हैं। और 1 फैराडे को हम यहाँ पे सिंपल फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, 1F। तो फैराडे बेसिकली क्या है, फैराडे इज द 96500 कूलम चार्ज विच इज द चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है उसी को हम 1 फैराडे कहते हैं। अगर इमेजिन कीजिए कि जैसे हम रिएक्शन जो किए थे, जिंक आपका क्या कर रहा था बच्चों, ऑक्सीडाइज होके Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था एनोड पे, राइट। और इसी तरह से कैथोड पे आपका किस तरह का रिएक्शन हुआ था, कॉपर+2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर बना रहा था। तो कंप्लीट रिएक्शन में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल होके जिंक प्लस कॉपर+2 गिव Zn+2 प्लस कॉपर बना था। ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन हुआ था, ठीक है। अब इस रिएक्शन के अंदर आप बताइए टोटल कितने मोल इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है। अगर हम इसको कहेंगे कि 1 मोल ऑफ जिंक इज गिविंग 1 मोल ऑफ Zn+2, तो इलेक्ट्रॉन को भी हम मोल के टर्म्स में ही मेजर करेंगे। मतलब मैं यहाँ पे क्या कह सकती हूँ, 1 मोल ऑफ जिंक को ऑक्सीडाइज करने से 1 मोल ऑफ Zn+2 मिला, तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला। और जितना मोल इलेक्ट्रॉन एनोड पे मिला था उतना ही मोल इलेक्ट्रॉन कॉपर+2 ने क्या किया, गेन कर लिया, और गेन करके कॉपर में डिपॉजिट हो गया। मतलब एनोड से कैथोड के बीच में कितने मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है, क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों है वो कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, एनोड से कैथोड पे। तो हम क्या कहेंगे कि एनोड से कैथोड के बीच में 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन इमेजिन कीजिए कि मेरे पास इस तरह का रिएक्शन है जिसमें जिंक रॉड को हमने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया है। तो आप यहाँ बताइए, जैसा कि अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात की थी, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जिंक रॉड को जैसे ही जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में आपने डिप किया, कुछ देर के बाद हमने देखा कि जो जिंक रॉड के एटम्स हैं वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होते चले गए, Zn+2 में, बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर सिर्फ अकेला रॉड हमें दिया जाएगा तो हम वहाँ पे क्या देखेंगे कि मेटल एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है या कितना गेन किया है। लेकिन जब हमें 2 सेल दिया होता है, मतलब जब हमें एनोड सेल भी दिया होगा और साथ साथ में कैथोड भी दिया होगा, तब हम ये देखेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है एनोड से कैथोड के बीच में,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमने क्या देखा कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना चार्ज है उसके ऊपर, 1 फैराडे चार्ज है। अगर 1 मोल की वजह से, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की वजह से 1 फैराडे चार्ज है, लेट अस से किसी केमिकल रिएक्शन में, किसी रिडॉक्स रिएक्शन में n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है। जैसे अगर मैं इसी की बात करूं, जिंक Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो हम क्या कहेंगे, इस रिएक्शन में 2 मोल इलेक्ट्रॉन, अब 1 मोल के ऊपर अगर 1 फैराडे है तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, 2 फैराडे। अगर सपोज एल्यूमिनियम है, लेट अस से ये Al+3+3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम के ऑक्सीडेशन से 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ने 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। अब 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को लॉस किया मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा, 3 फैराडे होगा। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 फैराडे ऑफ चार्ज है, तो n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व है, चाहे वो ट्रांसफ़र हो रहा है एनोड से कैथोड के बीच में, या फिर अगर मेटल एटम लॉस कर रहा है या मेटल आयन गेन कर रहा है उतने मोल इलेक्ट्रॉन का, एंड जब यहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह पे इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है, माइग्रेशन होता है, जैसे कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा रहा है, तो उस शिफ्टिंग की वजह क्या होती है, शिफ्टिंग की वजह होती है इन दोनों पॉइंट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन तब तक मूव नहीं कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह जब तक उन दोनों पॉइंट के बीच में क्या हो, एक पोटेंशियल डिफरेंस हो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है तो आपका इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाएगा। तो इमेजिन कीजिए कि हम इलेक्ट्रॉन, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर चार्ज कितना है बच्चों, NF फैराडे है, NF फैराडे चार्ज को हमने क्या किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ट्रांसफ़र किया, एंड सपोज इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में आपका पोटेंशियल डिफरेंस है E। तो हमने क्या माना कि NF मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो NF इलेक्ट्रॉन है, मतलब दिस इज द चार्ज कैरिड बाय n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर मूविंग अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस E। मतलब एक जगह से दूसरे जगह जो जा रहा है इलेक्ट्रॉन, सपोज उस दोनों जगह के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस E है। तो हम वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन हमारा क्या है, चार्ज इनटू वोल्टेज। चार्ज हमने कितना निकाला बताइए, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, NF। तो चार्ज हमारा हो जाएगा NF, और वोल्टेज हमारा क्या है, वोल्टेज मतलब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस विच इज़ इक्वल टू E। तो यहाँ देखो हमने क्या लिखा था, यूजफुल वर्क डन इक्वल टू डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी। मतलब डेल्टा जी अगर नेगेटिव है, गिव्स फ्री एनर्जी अगर नेगेटिव है, तो ये किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर। और वर्क डन हमारा किसके बराबर है, चार्ज इनटू वोल्टेज। चार्ज कितना है टोटल, n फैराडे, और वोल्टेज कितना है, E। तो यहाँ से फाइनली डेल्टा जी आपका क्या होगा, नेगेटिव साइन अगर हम राइट साइड में भेज देंगे तो हमें डेल्टा जी क्या मिलेगा, डेल्टा जी हमें मिलेगा -NFE। और अगर डेल्टा जी -NFE है तो स्टैंडर्ड डेल्टा जी कितना होगा, स्टैंडर्ड डेल्टा जी आपका होगा बच्चों -NFE0। और जैसे ये दोनों वैल्यू हमें मिल गया, हम इन दोनों को क्या करेंगे, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, डेल्टा जी के जगह पे -NFE, डेल्टा G0 के जगह पे -NFE0, और Q के जगह पे क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो यहाँ से देखिए, अगर मैं -NF से थ्रू आउट इस रिएक्शन को डिवाइड कर दूँ -NF से, तो लेफ्ट साइड से E बचेगा, राइट साइड में ये वाला -NF कैंसिल होने के बाद E0 बचा, और ये माइनस इंटू प्लस आपका हो गया माइनस, और ये कितना हो जाएगा 2.303 RT/NF log ऑफ P/R, जहाँ पे P क्या है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, और R यहाँ पे क्या है बच्चों, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है किसी भी रिएक्शन के अंदर। सो दिस इज फॉर रिएक्टेंट, दिस इज फॉर प्रोडक्ट। But one thing you have to remember, if in any reaction any metal atom is present in solid form, then
its concentration is always taken to be unity. This point is very 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 important. मीन्स अगर सपोज मेरे पास कुछ इस तरह का एक रेडॉक्स रिएक्शन दिया है, सपोज कॉपर सॉलिड में है, जिंक सॉलिड में है, तो इसका यहाँ पे प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आप किस तरह से लिखेंगे बच्चों? इसका कंसंट्रेशन यूनिटी मानना है, मतलब 1 मानना है, इसका भी कंसंट्रेशन 1 मानना है, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कितना होगा? Zn+2 बाय कॉपर +2 होगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम लिखते हैं बाय एज्यूमिंग द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल्स प्रेजेंट इन द सॉलिड फॉर्म इज एज्यूम टू बी यूनिटी। चलिए, तो ये जो हमारा इक्वेशन फाइनली आया है, इसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं बच्चों? नर्स्ट इक्वेशन कहते हैं। जो इक्वेशन आप देख सकते हैं कि इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किसके साथ रिलेट किया गया है? टेम्परेचर के साथ भी और कंसंट्रेशन ऑफ आयन के साथ भी, दोनों के साथ ये रिलेटेड होता है। एंड दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। डायरेक्टली इस रिलेशन को यूज़ करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है आप लोगों को। एंड नीट में, जेई में बहुत क्वेश्चंस कई बार इस फॉर्मूले के ऊपर आ चुका है। बस आपको ओवरऑल इक्वेशन कैसे लिखना है उसके बारे में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और उसके बाद जस्ट आप लोगों को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी और आप यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर पाएंगे। हम कुछ क्वेश्चंस बेस के ऊपर सॉल्व करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब देखिए, ये जो हमारा यहाँ पे इक्वेशन है, अगर उसको हम ग्राफिकल वे में प्लॉट करें, ग्राफ किसके बीच में हमने प्लॉट किया है? हमने यहाँ पे वाई एक्सिस पे ई लिया है विच इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड हमने एक्स एक्सिस पे लॉग ऑफ पी बाई आर लिया है, मतलब इसको। ठीक है, तो यहाँ देखो बच्चों, हमने क्या किया? ई को रखा वाई एक्सिस पे, लेटर से मैंने इसके सामने वाई लगा दिया। ठीक है, लॉग ऑफ पी बाई आर इसके जगह पे हमने क्या रखा, मतलब इसको कहाँ रखा? एक्स पे, तो लेटर से मैंने इसके सामने एक्स रख दी। अब हमारा इक्वेशन y और x के बीच में किस तरह से रिलेटेड होता है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ होता है, राइट? तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये हमारा x है, और x के साथ हमेशा एसोसिएटेड क्या होता है? x के साथ एसोसिएटेड होता है m। ठीक है, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म भी है, एक्स्ट्रा टर्म कौन सा है? ई नॉट, तो दिस इज इक्वल टू सी। तो बेसिकली इक्वेशन आपका y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स को रिजेंबल कर रहा है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो हमारा m क्या है? m आपका यहाँ पे -2.303 RT/NF है। लेकिन एक्चुअली में इस इक्वेशन की ज़रूरत बहुत ही कम होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको जब टेम्परेचर बच्चों दिया जाता है वो 25 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है। मैक्सिमम केसेस में जो आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे वहाँ पे टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस होगा, और 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन, राइट? तो अगर हम इस इक्वेशन के अंदर R के जगह पे विच इज़ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, अगर हम 8.314 पुट कर दें और टेम्परेचर के जगह पे 298 केल्विन को पुट कर दें, और फेरेडे की वैल्यू तो हमें पता ही है विच इज़ 96500 कूलम, जब सभी वैल्यू यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो फाइनली यहाँ से हमें सॉल्व करके क्या मिलेगा? 0.059 मिलेगा। तो दिस इज़ द फाइनल रिलेशन विच ऑल यू हैव टू रिमेंबर, जिसको डायरेक्टली हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड यूज़ करेंगे। हम सिंप्लीफाइज को और कर सकते हैं। अगर आपको इक्वेशन और सिंपल बनाना है तो 0.059 को अप्रॉक्सीमेटली मैं 0.06 ले सकती हूँ। तो अगर सपोज बच्चों इस इक्वेशन के लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है, अगर इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना है तो हमारा स्लोप किसके बराबर आएगा? स्लोप हमारा आएगा -2.303 RT/NF। लेकिन अगर मान के चलिए हमने इस इक्वेशन के लिए E वर्सेस लॉग P/R का ग्राफ प्लॉट किया, तो अब हम क्या करेंगे? देखिए, E को कहाँ रखा है हमने? E को रखा है y एक्सिस पे, तो इसके सामने y लिख दो। लॉग P/R को कहाँ रखा है? x पे, तो इसके सामने x लिख दो। x के साथ किसको रखना है? m, और बचा हुआ एक्स्ट्रा टर्म c दे दो। अब कंपेयर कर लो दोनों इक्वेशन को। जब कंपेयर करोगे तो c किसके बराबर आ जाएगा? ई नॉट के बराबर, और m किसके बराबर आ जाएगा? m विल बी -0.059/n आ जाएगा।
जिसको मैं -0.06/n भी लिख सकती हूँ, जहाँ n क्या है, n इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो या तो लॉस हुए हैं, या तो गेन हुए हैं, या तो एनोड से कैथोड के बीच में ट्रांसफ़र हुए हैं। तो इस तरह से बच्चों हमारा फाइनली नर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है, और नर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके ग्राफ किस तरह से पूछे जा सकते हैं वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो डेरिवेशन वाज वेरी सिंपल। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है उसमें जो रिएक्शन हमने करवाया था वो स्पॉन्टेनियस था, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव। और नेगेटिव डेल्टा जी इंडिकेट क्या करता है, देयर इज डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी। और जब किसी सिस्टम से डेल्टा जी डिक्रीज करता है तो इसका मतलब उतनी एनर्जी क्या हुआ है, किसी न किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया गया है। तो बेसिकली डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी इज एक्चुअली इक्वल टू यूजफुल वर्क डन। बट यहाँ पे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर किस तरह के वर्क परफॉर्म कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल वर्क। तो इलेक्ट्रिकल वर्क को निकाला कैसे, चार्ज इनटू वोल्टेज। अब चार्ज कैसे निकालेंगे, चार्ज के लिए हमें फैराडे के टर्म्स में हमें डील करना पड़ेगा यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर चार्ज 1 फैराडे है तो n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, NF यहाँ पे किसको इंडिकेट कर रहा है, चार्ज कैरिड बाय, दिस इज चार्ज कैरिड बाय n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर चार्ज कैरिड बाय n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या है बच्चों, NF है। तो अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 फैराडे चार्ज आता है तो NF मतलब n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, n फैराडे होगा। तो ये हमारा टोटल चार्ज हो गया, जिस चार्ज को हम क्या करेंगे यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। और इलेक्ट्रॉन जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब मूव कर रहा है तो देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट, और वो पोटेंशियल डिफरेंस हमने कितना लिया है, E लिया है। ठीक है, तो ये हमारा वोल्टेज के जगह पे E लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या कहेंगे, तो वर्क डन हमारा चार्ज इंटू वोल्टेज आ गया, मतलब NF इंटू E आ गया, ये हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया। लेकिन यूजफुल वर्क डन हमारा किसके बराबर है, माइनस डेल्टा जी के बराबर। तो इसलिए अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो फाइनली डेल्टा जी हमारा माइनस NF आ जाएगा, डेल्टा जी नॉट हमारा माइनस NF नॉट आ जाएगा। और उसके बाद इन दोनों वैल्यू को फाइनली क्या करो, इस इक्वेशन में जाके सब्सटीट्यूट कर दो, और Q की जगह पे P/R लिख दो, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। यू विल गेट द फाइनल इक्वेशन विच इज नोन एज नर्स्ट इक्वेशन, in which electrode potential is actually depending upon temperature as well as concentration of ion. So I hope बच्चों this video will be useful for all of you. अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को। थैंक यू सो मच।